भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला ग्रंथ 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा, पर्व 4 भारत की भूमिका, अध्याय 37 पेज 263 आर्थिक स्वातंत्र्य की रक्षा करें। नंबर 1 यूरो अमेरिकी अर्थतंत्र को नकारना। भारत को भारत बनना है तो प्रथम तो जिस तंत्र का वह शिकार बना है उस तंत्र को नकारना होगा। विभिन्न प्रकार के तंत्रों में से एक है अर्थतंत्र। वर्तमान अर्थतंत्र को सीधा सीधा नकारने से भारत की भारत बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तुरंत प्रश्न उठेगा कि अर्थतंत्र का काम ही सबसे पहले क्यों होना चाहिए। भारत तो धर्म प्रधान देश है, परंपराओं का देश है, जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाला देश है। इन सब की बात करने के स्थान पर अर्थ की ही बात क्यों करनी चाहिए? इसीलिए कि वर्तमान समय में अर्थ जीवन रचना के केंद्र में आ गया है। यूरोप की जीवन रचना अर्थ केंद्रीय है। जीवन की शेष सारी बातों के अर्थ में के आगे गौण है, वे सब अर्थ से नापी जाती हैं। इस अर्थ केंद्रीय व्यवस्था ने भयानक अनर्थ निर्माण किया है। ब्रिटिश भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। इतिहास और राजनीति के जानकारों ने उनकी राज व्यवस्था को ही व्यापारशाही कहा है। भारत से जाते समय वे अपना अर्थतंत्र और अर्थदृष्टि यहाँ छोड़कर गए थे। स्वाधीन भारत की सरकार ने भी उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। इस तंत्र को नकारने का पहला मुद्दा होगा अर्थ को केंद्र स्थान में नहीं रखना। भारतीय जीवन रचना में धर्म केंद्र स्थान पर रहता है और शेष सारी व्यवस्थाएं धर्म के अविरोधी अथवा धर्मानुकूल हों, यह एक व्यापक परिणामकारी सूत्र है। अर्थतंत्र को धर्म के अनुकूल बनाने हेतु विश्वविद्यालयों के शोध एवं अध्ययन केंद्रों में प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। चिंतन से लेकर छोटे से छोटे व्यवहार तक की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी होगी। वर्तमान अर्थतंत्र में वैश्विक संदर्भ में भारत विकासशील देश माना जाता है। इसे सीधा सीधा अमान्य कर देना चाहिए। किस आधार पर? पहली बात यह है कि विकसित और विकासशील देश होना आर्थिक मापदंड के आधार पर नहीं होता। विकास का संबंध आर्थिक स्थिति के साथ नहीं अपितु सांस्कृतिक स्थिति के साथ है। जो अधिक संस्कारवान हैं वे अधिक विकसित हैं, अधिक धनवान हैं वह नहीं। हमारा सामान्य अनुभव है कि निर्धन और गरीब परिवारों में भी गुणवान और ज्ञानवान लोग ही होते हैं। इसीलिए आर्थिक स्थिति के साथ विकास को जोड़ना ही बेमानी है। भारत ने इस मुद्दे पर पर्याप्त चिंतन करना चाहिए, लिखना चाहिए और विश्व मंच पर बहस छेड़नी चाहिए। अर्थात वह सब दूसरे चरण में होगा। प्रारंभ तो अपने आप को केवल आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसीलिए विकासशील देश मानना बंद कर देना चाहिए। अपने आप को विकसित मानना ही नहीं, यह एक सर्वदा अलग मुद्दा है। यहाँ मुद्दा यह है कि आर्थिक आधार पर विकास के मापदंडों को नकारना भारत ने निश्चित कर लेना चाहिए। जो अमेरिका विश्व के देशों को विकासशील और विकसित देशों में विभाजित करता है उसका आधार क्या है? उसके आधार का मुख्य रूप से जीडीपी, ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद है। सामान्य समझदारी को आकलन करना होना कठिन, ऐसा यह एक उलझन भरा मामला है। कुशाग्र बुद्धि तो इसे सर्वथा नकारेगी। ऐसा भी मामला है देश की समस्त सेवाओं और भौतिक उत्पादों को पैसे में रूपांतरण कर देने से यह प्राप्त होता है। इसे देश की जनसंख्या से भाग करने पर प्रति व्यक्ति आय का अंक मिलता है। यह अंक जितना अधिक होता है देश अधिक विकसित और जितना कम होता है उतना विकासशील, ऐसी सामान्य परिभाषा है। यह उत्पादों और सेवाओं को पैसे में रूपांतरित करने की पद्धति यांत्रिक तो है ही, साथ में असंस्कृतिक भी है। एक दो उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होगी। भारत में अनेक काम ऐसे हैं जो बिना पैसे के होते हैं। शिशु संगोपन, भोजन बनाना और खिलाना, अन्न और अन्य वस्तुओं का दान करना आदि अनेक बातों में पैसे का व्यवहार नहीं होता। अतः होटल, बेबी सिटिंग, मोटेल, हॉस्पिटल, लॉन्ड्री आदि अनेक व्यवसाय कम चलते हैं। अनेक प्रकार की सेवाएं ऐसी हैं जिन्हें पैसे के लेन देन से परे रखा जाता है। भारत में अन्नदान, विद्यादान, शिशु संगोपन, ऋण सेवा आदि संस्कारों का विषय है, आर्थिक क्षेत्र का नहीं। अनेक लोग ऐसे हैं जो बीमा नहीं खरीदते, अनेक ऐसे हैं जिनका बैंक खाता नहीं होता। इसका सीधा प्रभाव जीडीपी पर होता है, परंतु जीडीपी कम होने का अर्थ गरीबी नहीं होता, संस्कार होता है। अब यदि सेवा और दान का त्याग कर संस्कारिता कम कर जीडीपी बढ़ाकर विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो भारत को अपना भारतपना ही छोड़ना होगा। भारत को यह मान्य नहीं होना चाहिए। अतः जीडीपी जैसे मापदंडों को नकारना ही उत्तम विकल्प है। यंत्र आधारित केंद्रीकृत उत्पादन की व्यवस्था कर कुल उत्पादन बढ़ाना, उपभोक्ता की आवश्यकता की ओर ध्यान दिए बिना उत्पादन बढ़ाना और बढ़े हुए उत्पादन को बेचने हेतु विज्ञापन के माध्यम से कृत्रिम मांग पैदा करना,
उल्टी गंगा है। आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करना सही दिशा है। उत्पादन केंद्रित हो जाने से परिवहन, संरक्षण, संग्रह और विज्ञापन का खर्च बढ़ता है। यह भले ही जीडीपी में वृद्धि करने वाला हो तो भी अनुत्पादक खर्च है। ऐसा अनुत्पादक खर्च स्वार्थ और बुद्धिहीनता का लक्षण है। केंद्रीकृत उत्पादन के कारण से असंख्य लोग बेरोजगार होते हैं और असंख्य लोग को नौकर बनते हैं। मनुष्य की स्वतंत्रता का नाश करने वाला और दुनिया भर में कृत्रिम मांग पैदा करने वाला उत्पादन तंत्र भारत को मान्य नहीं होना चाहिए। यह धर्म विरोधी अर्थतंत्र है, इसे नकारने की आवश्यकता है। येन केन प्राक्रेण पैसा कमाना यह सुसंस्कृत मनुष्य जीवन का ध्येय नहीं हो सकता। भूमि का शोषण करने वाला पेट्रोलियम उद्योग और रासायनिक खाद का उद्योग, मादक द्रव्य और शस्त्रों का उत्पादन सर्व प्रकार की सांस्कृतिकता का नाश करने वाला है। इसे भी नकारना ही होगा। संक्षेप में वर्तमान यूरो अमेरिकी अर्थतंत्र भी एक बात ऐसी नहीं है जो भारत की दृष्टि से स्वीकार्य हो सके। इसे सीधा सीधा नकारने की आवश्यकता है, परंतु यह बात सरल नहीं है। अनेक बातों में हम विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधित हैं। अनेक देशों से भारत ने कर्जा लिया है, अनेक देशों को कर्जा दिया है, अनेक देशों के साथ व्यापारी करार किए हैं। भारत राष्ट्र संघ का भी सदस्य है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में भी व्यापार कर रही हैं। तात्पर्य यह है कि वैश्विक संरचना को जो एक बार स्थापित हो गई है उसे एकाएक नकारना तो संभव नहीं होता। इसलिए अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का प्रारंभ सरकारी स्तर से शुरू नहीं हो सकता, जन समाज में प्रारंभ हो सकता है। इसे लेकर दीर्घकालीन और तत्कालीन योजना बनाने की आवश्यकता है। अर्थ को लेकर अमेरिका का जो वृत्ति है वह पराकोटि ही अमानवीय है। भारत के मनीषियों ने तो कहा ही है कि जिनके ऊपर अर्थ का लोभ सवार हो गया है वे स्वजनों और आदरणीय लोगों की परवाह भी नहीं करते, उन्हें धोखा देने में और उनका शोषण करने में भी संकोच नहीं करते। अर्थ का लाभ दया, मैत्री, नीति आदि सबका नाश करता है। हमें द प्रिजन और आर्थिक हत्यारे का कबूल लातनामा में ही देखा है कि किस प्रकार संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण विश्व समाज को निर्ममता से लूटने का कैसा सिलसिला वह चला सकता है। अमेरिका की असुरी वृत्ति और उसके अर्थव्यवहार का प्रेरक तत्व है। इस असुरी वृत्ति को समाप्त करना ही विश्व समाज का लक्ष्य होना चाहिए। अर्थतंत्र आवश्यक है, उसे आसुरी वृत्ति के पास से मुक्त कर धर्म के अधीन करने के लिए उसकी शुद्धि होगी। अर्थात अमेरिका के साथ युद्ध अर्थक्षेत्र का होने पर भी वह धर्म संस्थापना का ही युद्ध है। अमेरिका के पास अर्थ के समान और कई शास्त्रार्थ हैं, परंतु अर्थ सेनापति है, शेष सारे उसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अधर्म उनका राजा है जिनके लिए ये सब युद्ध में उतरे हैं। अर्थ को एक साधन बनाकर अमेरिका संपूर्ण विश्व पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। उद्देश्य भी वही निश्चित करता है और नियत भी वही बनाता है। श्रेष्ठ के मापदंडों भी वही निश्चित करता है। ये मापदंड ऐसे हैं जिन पर उनकी ही संस्थाएं श्रेष्ठ सिद्ध होती हैं। अपनी ही दृष्टि को वह विश्व दृष्टि कहता है। वैश्विकता के भारत निरपेक्ष मापदंड भारत बनाता है, परंतु अमेरिका निरपेक्ष मापदंड नहीं बनाए जाते हैं। अतः यह बौद्धिक क्षेत्र का भी युद्ध है। न्याय, नीति, तर्क, बल, मानसिकता आदि सभी क्षेत्रों में एक साथ चुनौती स्वीकार कर भारत को इस युद्ध में उतरना है। उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नंबर 2, विभिन्न व्यवस्थाओं का संतुलन। नंबर 1, भारत को भारत बनना है तो जीवन का संचालन करने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं का परस्पर संबंध संतुलन में लाना होगा। यह तो स्पष्ट है कि जीवन के विभिन्न आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अतः उनका संबंध ठीक करना आवश्यक है। नंबर 2, व्यक्तिगत और राष्ट्रगत जीवन का संचालन करने वाली व्यवस्थाओं को हम मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वे हैं धर्म व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं ज्ञान का ही व्यवहारिक रूप है। नंबर 3, इन चारों में धर्म व्यवस्था प्रमुख और सर्वोपरि है। धर्म के अनुसरण में शिक्षा व्यवस्था होती है। धर्म सिखाती है, वही शिक्षा है। ऐसी हम शिक्षा की परिभाषा दे सकते हैं। प्रजा धर्म का पालन कर सके, इस हेतु सुरक्षा और अनुकूलता प्रदान करने के लिए राज्य व्यवस्था होती है। प्रजा का निर्वाह सुखपूर्वक हो सके, इसीलिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु अर्थव्यवस्था होती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में, राज्य व्यवस्था धर्म के नियमन में और शिक्षा व्यवस्था धर्म के अनुसरण में होने से उनका सम्यक समायोजन होता है। नंबर 4, इन 4 प्रमुख व्यवस्थाओं के अनेक उपविभाग होते हैं, जैसे कि पदार्थों का संग्रह, निर्माण, उत्पादन, वितरण, क्रय विक्रय आदि सब अर्थव्यवस्था के अधीन होगा। समाज व्यवस्था धर्म व्यवस्था का ही क्रियात्मक रूप होगा। गृह संस्था और शिक्षा संस्था समाज व्यवस्था के अंग होंगे। यज्ञ, ध्यान, तप, विवाह संस्था, 16 संस्कार आदि गृह व्यवस्था के अंग होंगे। आरोग्य शास्त्र गृह शास्त्र का, आहार शास्त्र, दिनचर्या, ऋतु
चर्या आदि आरोग्य शास्त्र के अंग होंगे। यह केवल उदाहरण है। तात्पर्य यह है कि सारी व्यवस्थाओं का एक दूसरे के साथ सम्यक समायोजन कर उन्हें एकात्म बनाया जाएगा, तभी समाज ज्ञाननिष्ठ बनेगा और भारत भारत बनेगा। नंबर 5, ऐसा समायोजन करने में बहुत कठिनाई होगी। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि आज संपूर्ण विश्व में अर्थव्यवस्था ही शेष समस्त व्यवस्थाओं की नियंत्रक बनी हुई है। पश्चिम ने स्थापित की हुई इस व्यवस्था का भारत ने भी स्वीकार कर लिया है। सारे संकटों का यह मूल है। इसे बदलना पहला महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 6, भारत के लिए स्वाभाविक जीवन व्यवस्था है, उसमें धर्म सर्व नियामक है। आज विश्व में तो धर्म को रिलीजन के पर्याय स्वरूप माना जाता है, वह तो ठीक है, परंतु भारत में भी पश्चिम के प्रभाव के चलते उसे रिलीजन ही माना जाता है। विश्व के अनेक देशों में रिलीजन का भी राज्य व्यवस्था में स्वीकार कर लिया गया है, परंतु भारत में रिलीजन का भी स्वीकार नहीं किया जाता है। इसका ठीक से विचार करना होगा। रिलीजन निरपेक्ष होने के बाद भी भारत में रिलीजन के नाम पर विद्वेष और हिंसा का प्रवर्तन होता है। रिलीजन के नाम पर विशेषाधिकार, रिलीजन के नाम पर अलग व्यवस्थाएं आदि मांगा जाता है। रिलीजन के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। सिद्धांत और व्यवहार में भारी अंतर दिखाई देता है। सिद्धांत भी रिलीजन निरपेक्ष नहीं है और व्यवहार भी। रिलीजन निरपेक्षता तो दूर की बात है, इस्लाम और ईसाईयत धर्मांतरण पर तुले रहते हैं। इस्लाम गैर इस्लामी पंथों, विशेष रूप से हिंदू धर्म के विभिन्न पंथों के आस्था के प्रतीकों पर हमला करने में आनंद मानता है। सामाजिक सांस्कृतिक आक्रमण भी प्रकट और प्रच्छन्न रूप से होता रहता है। इस स्थिति में धर्म की स्थिति ठीक करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शिक्षित वर्ग का निधर्मीकरण विज्ञान और आधुनिकता के नाम पर होता है। इसमें साम्यवाद, भौतिकवाद और विज्ञानवाद की भूमिका बहुत बड़ी है। सर्व प्रकार की आस्थाओं का नाश करना ही इनका आशय रहता है। इससे जो विनाश होता है उसे पूरा करने के लिए रिलीजन के नाम पर भोंदूगिरी की मात्रा बहुत ही बढ़ गई है। धर्माचार्यों ने स्वयं ही अर्थ और राज्य के अनुकूल बनकर धर्म की शक्ति का ह्रास किया है। धर्म की शक्ति क्षीण होगी तो समाज में संकट छाने ही वाले हैं। अतः व्यवस्थाओं को ठीक करने हेतु धर्म व्यवस्था को ठीक करने की अत्यंत आवश्यकता है। राज्य व्यवस्था आज अर्थ के अधीन है। यह प्रकट रूप में तो अर्थ को नियमन में रखने वाली है, परंतु प्रच्छन्न और व्यवहारिक रूप से अर्थ क्षेत्र के अधीन बन गई है। चुनाव पैसे के बिना नहीं जीते जाते, यह एक हकीकत राज्य को अर्थहीन बनाने हेतु पर्याप्त है। इस एक बात में अनेक प्रकार के आर्थिक भ्रष्टाचार और सामाजिक दुर्व्यवस्था के बीच छिपे हैं। अर्थव्यवस्था ने बड़ा कहर मचा रखा है। उसने सभी अच्छी बातों को अपने नियंत्रण में ला लिया है। भगवान के दर्शन, प्रसाद, तीर्थ यात्रा, कला, शिक्षा, यज्ञ, शास्त्र आदि सब कुछ बिकाऊ बन गया है। एक और तो भारत में अन्न, पानी, दूध आदि बेचा नहीं जाता था, अब सेवा भी बिकती है। यह परिवर्तन भारत को अभारत बनाने वाला है। इसमें परिवर्तन करना होगा। समस्त सामाजिक संबंध करार के आधार पर बनते हैं और कानून से नियमित होते हैं। यह एक अत्यंत रूखा, मतलबी, भावना शून्य व्यवहार है जो मनुष्यता की गुणवत्ता को छीण करता है। इस कारगर व्यवस्था का सर्वथा त्याग करने की आवश्यकता है। नंबर 14, आज पश्चिम प्रभाव के कारण स्वार्थ केंद्रीय अर्थव्यवस्था बन गई है। ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान भारत के गृह उद्योगों का तथा स्वामित्व युक्त उद्योगों का नाश हुआ है। यह विनाश आर्थिक तो था ही, साथ में कारीगरी की उत्कृष्टता, कारीगर की सृजनशीलता और सामाजिक सम्मान का भी नाश था। यह विनाश बहुत बड़ा है। धैर्यपूर्वक और दृढ़तापूर्वक उद्योगों की पुनर्स्थापना करनी होगी। नंबर 15, अर्थव्यवस्था का दूसरा विघातक माध्यम है यंत्रों का वर्चस्व। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग को हमने आधुनिकता और विकास के साथ जोड़ दिया है, परंतु इसमें अगणित पर्यावरणीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याएं निर्माण हुई हैं। इन संकटों से उबरने के लिए हमें यंत्रों का विवेकपूर्वक उपयोग करने की वृत्ति प्रवृत्ति का विकास करना होगा। सामान्य व्यवहार में फिजूल खर्ची, अनुत्पादक अर्थव्यवहार, सांस्कृतिक विनाशक गतिविधियां जैसे कि विज्ञापन उद्योग, स्वमानहीन अर्थव्यवहार जैसे कि IPL क्रिकेट श्रेणी जहां खिलाड़ी बेचे और खरीदे जाते हैं, पर्यावरण विरोधी अर्थव्यवहार जैसे कि प्लास्टिक उद्योग आदि को बदलना होगा। इस दृष्टि से हमारे घरों, कार्यालयों, चिकित्सालयों, मंत्रालयों, विद्यालयों आदि की रचना और संरचना भी बदलनी होगी। साहस पूर्वक GDP आदि की चिंता किए बिना, बाध्यताओं से घबराए बिना सेवा क्षेत्र को अर्थ क्षेत्र से मुक्त कर देना होगा। भले ही यह कार्य क्रमशः हो, सेवा उसी को कहते हैं जो निस्वार्थ और निरपेक्ष भाव से दूसरों की आवश्यकता समझकर श्रद्धा, आदर और स्नेहपूर्वक की जाती है। ऐसी भारत की धारणा है। आज इस भावना
का पूर्ण रूप से लोप हो गया है। सेवा बिकाऊ बन जाने पर भारत कैसे रह सकता है? वैभव, समृद्धि, सुविधा, विपुलता आदि किसे कहते हैं? इसका पुनः एक बार निरूपण करने की आवश्यकता है। विविधता, उत्कृष्टता और गुणवत्ता को भी पुनः समझाने की आवश्यकता है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। लक्ष्मी के साथ गृहलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, ग्राम लक्ष्मी जैसी संकल्पनाओं को भी समझने की आवश्यकता है। दान, भिक्षा, यज्ञ आदि आर्थिक व्यवस्थाएं आर्थिक से भी अधिक सांस्कृतिक निहितार्थ बताती हैं। अर्थ और धर्म तथा संस्कृति के अधीन बनाने के ये सोचे समझे उपाय हैं। आज के समय में हम ऐसे और भी उपाय सोच सकते हैं। अर्थ के बिना अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ऐसे व्यवहारों का विकास करना चाहिए। भारत में इसका खूब प्रचलन था। आज भी जागरूकता पूर्वक देखने से दिखाई देता है कि इससे जीडीपी अवश्य कम होगा, परंतु संस्कृति का मूल्य चुकाकर हम जीडीपी नहीं बढ़ा सकते। जीडीपी का बलिदान देकर संस्कृति को बल प्रदान कर सकते हैं। नंबर 3, अर्थ के प्रभाव से मुक्ति। पश्चिम का एक लक्षण यह है कि वह सारी बातों को अर्थ के संदर्भ से ही देखता है। अर्थ के आधार पर ही वह सारी बातों का मूल्य आंकता है। यह बात अत्यंत विघातक है, निष्कृष्ट दर्जे की है। भारत को अपने जीवन विचार के अर्थ के संदर्भ को छोड़ने की आवश्यकता है। भारत जब तक पश्चिम की चपेट में नहीं आया था तब तक ऐसा नहीं था। इसीलिए अर्थ के संदर्भ को छोड़ना भारत के लिए भारत होना है, अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति में लौटना है। इसका सबसे पहला व्यवहारिक उपाय है जीवन की धारणा करने वाली, मनुष्य को उन्नत बनाने वाली, सृष्टि का कल्याण करने वाली जितनी भी बातें हैं उन्हें अर्थ के संदर्भ से मुक्त कर देना। वर्तमान स्थिति में यह बड़ा कठिन मामला है। यह सत्य है, कठिन है, इसीलिए अव्यावहारिक लगता है। यह भी सत्य है, परंतु भारत को भारत बनाने की दिशा में यह एक अति महत्वपूर्ण कदम है। पानी जीवन को धारण करता है, औषधि शरीर को स्वस्थ बनाती है, विद्या जीवन को उन्नत बनाती है। इसीलिए इनका व्यापार नहीं किया जाना चाहिए। यह अत्यंत सादी और स्वाभाविक समझ भारत में बनी हुई थी। परिणाम स्वरूप भारत में कोई भी भूखा नहीं मरता था। भुखमरी का संकट अन्न को बेचने, खरीदने का पदार्थ बना देने के कारण से निर्माण हुआ है। हम यह सिद्धांत बना सकते हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों की बातों को अर्थ के अधीन बना देने से सांस्कृतिक संकट निर्माण होते हैं। भारत का मानस यह बात अच्छी तरह समझता है, इसीलिए ज्ञान का दान करना है, उनका पैसा नहीं लेना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। बीमार व्यक्ति का उपचार कर उसे रोगमुक्त करना चिकित्सा को शास्त्र जानने वाले के लिए स्वाभाविक है। उसका पैसा कैसे लिया जा सकता है? सदुपदेश से किसी को सही मार्ग पर चलना सिखाने के पैसे नहीं लिए जाते। भारत के लिए जो इतना स्वाभाविक है उसे ही आज भारत अव्यावहारिक मानने लगा है। भारत को इससे मुक्त होकर अपने जीवन विचार की प्रतिष्ठा करनी होगी। उस विचार को कृति में उतारकर ही उसकी प्रतिष्ठा होगी। भारत में होटल, हॉस्पिटल, न्यायालय और विश्वविद्यालय यदि एक रात्रि में बंद कर दिए जाएं तो क्या होगा, इसकी कल्पना करें। सारे समाचार माध्यम, सारे शिक्षित लोग एक स्वर में अत्यंत चिंतित और भयभीत होकर कहेंगे कि लोग भूखों मर जाएंगे, रोग बढ़ जाएंगे, अज्ञान का परिवर्तन होगा और झगड़े, हिंसा, मारामारी, लूट, डकैती आदि बढ़ जाएंगे। परंतु कुछ लोग अवश्य कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टे अज्ञान, अब विपरीत ज्ञान, अस्वास्थ्य, भुखमरी आदि से मुक्ति मिल जाएगी। ये सब बंद करके इसके पर्याय का विचार करना होगा। होटल बंद कर सदाव्रत चलाना, हॉस्पिटल बंद कर डॉक्टरों को प्रजा के स्वास्थ्य हेतु जिम्मेदार बनाया जाए, विश्वविद्यालयों को बंद कर प्रजा के अज्ञान को दूर करने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी जाए और समस्त अर्थ व्यवहार को बंद कर दिया जाए तो भुखमरी, अज्ञान, अस्वास्थ्य, असंस्कारिकता का संकट बहुत ही कम हो जाएगा। इन सारे संकटों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण तो अर्थ का संदर्भ ही है। ये सारी बातें अव्यवहारिक लगने का कारण हमारा अज्ञान और आत्मविस्मृति है। हमारी परंपरा और हमारे शास्त्र दोनों इस व्यवहारिक, स्वाभाविक और आवश्यक मानते हैं। अब भारत के वर्तमान मनीषियों को चाहिए कि वे अर्थनिरपेक्ष आहार व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने हेतु चरणबद्ध उपाय योजना बताएं। इन व्यवस्थाओं को अर्थनिरपेक्ष बनाने हेतु अनेक छोटे छोटे उपायों से प्रारंभ करना होगा। उदाहरण के लिए होटल का खाना नहीं खाना, अन्नदान को अपने दैनंदिनी व्यवहार का अंग बनाना, उपदेश देने के पैसे नहीं लेना,
यथासंभव घरेलू उपचार से रोग मुक्त होना आदि बातों को लेकर भारी मात्रा में समाज प्रबोधन करने की योजना बनानी चाहिए। किसी भी प्रकार के विवादों को साथ मिलकर सुलझाने के व्यवहार को प्रतिष्ठा देने का प्रचलन बढ़ना चाहिए। दो के बीच में तीसरे का दखल परस्पर अविश्वास और असहयोग के कारण ही होता है। इसे कम करना अच्छा है, कम नहीं कर सकना अपनी दुर्बलता है। ऐसे भाव का प्रचार करना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रथम तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। अपना काम कर लेने के बाद दूसरों का काम भी कर देना संस्कारिकता है। यदि किसी भी प्रकार के स्वार्थ, भय, लोभ, लालच के बिना आदर, श्रद्धा, स्नेह और दया के किसी भी काम को कर देना सेवा है। भय, लोभ, लालच या विवशता से दूसरे का काम करना गुलामी है, जिसे आज नौकरी कहा जाता है। सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु क्षमता प्राप्त करना अच्छा है। इस प्रकार के समीकरण विचार और व्यवहार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने चाहिए। भारत के विद्युत क्षेत्र का यह दायित्व है। आज विकसित और विकासशील देशों की गणना के लिए जीडीपी का निकष अपनाया जाता है। जीडीपी की गणना में भौतिक पदार्थ और सेवा का समावेश होता है। सेवा में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक इन तीनों स्तरों के कार्य का समावेश होता है। इसके परिणाम और आज की विश्व की स्थिति दर्शाती है कि यह व्यवहार संकटों को जन्म देता है। यह विचार और व्यवहार प्राथमिक स्वरूप की और अपारंपरिक बुद्धि का लक्षण है। यह भारत का विचार नहीं है, इसका त्याग करना होगा। इसके स्थान पर सेवा की संकल्पना को प्रतिष्ठित करना होगा। निस्वार्थ भाव, लोभ, लालच, भय का अभाव, किसी भी प्रकार की व्यवस्था का अभाव, स्नेह, दया, संख्य का भाव सेवा के प्रेरक तत्व हैं। सेवा अर्थ से परे है। अर्थ के संस्पर्श से सेवा प्रदूषित होती है। पश्चिम ने सेवा को अर्थ के अधीन बनाया है, भारत ने उसे अर्थ से मुक्त करना है। सेवा संकल्पना को प्रतिष्ठित कर भारत भारत बन सकता है। भारत में आज भी अर्थनिरपेक्षता की मूल भावना का प्रचलन पर्याप्त मात्रा में है। भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसे प्राकृतिक संकटों के समय लोग सेवा करते हैं। धर्मोपदेश देने हेतु पैसे नहीं मांगे जाते। सामाजिक संस्थाओं में लोग निःशुल्क काम करते हैं। धार्मिक संस्थाओं में बिना पैसे लिए लोग काम करते हैं। ऋणों की निःशुल्क परिचर्या होती है। अनेक अवसरों पर नियमित और नैमित्तिक भंडारे होते हैं। निःशुल्क पानी पिलाने की व्यवस्था होती है। यह मात्रा लक्षणीय है, परंतु अनेक बुद्धिमान लोग इन कार्यों को कॉर्पोरेट जगत का हिस्सा बनाने का परामर्श देते हैं और स्वयं भी प्रयास भी करते हैं। वे इसे आधुनिकता कहते हैं, परंतु यह तो बचे हुए भारत को अभारत बनाने का परामर्श है। हमें ऐसे विद्वानों को सामान्य जन की सेवा का परामर्श देना चाहिए, क्योंकि सामान्य जन के अर्थनिरपेक्ष सेवा के व्यवहार से भारत भारत है। सर्व प्रकार के मानवीय संबंधों में विवाह संबंध सबसे निकट संबंध है। इस संबंध को अर्थनिरपेक्ष बनाने की आवश्यकता है। पति पत्नी जिस मकान में रहते हैं वह मकान घर है। अर्थ सापेक्ष व्यवस्था में जिसके नाम पर मकान है उसका ही माना जाता है और दूसरा उसके मकान में रहने वाला है। विवाह के करार के तहत प्राप्त अधिकार से रहता है, परंतु भारत में मकान भले ही पति के नाम पर हो, घर तो गृहिणी का ही होता है। गृहिणी के घर में शेष सारे रहते हैं। गृहिणी और गृहस्थ का शब्दार्थ भी वही है। यह संस्कारिकता है। भौतिकता से संस्कारिकता का महत्व अधिक है। विवाह विच्छेद की कीमत पैसे में चुकाई जाती है। मानहानि की कीमत पैसे में चुकाई जाती है। दुर्घटना में अंगहानि या मृत्यु की कीमत भी पैसे में चुकाई जाती है। यह एकात्म संबंध, सम्मान और जीव हानि से भी ऊपर पैसे को प्रतिष्ठा देने की पद्धति है। पैसे में कीमत चुका देने के बाद सर्व प्रकार के अपराध बोध से भी मुक्ति मिल जाती है। यह अप्रगत मानसिकता का ही लक्षण है। भारत में ऐसा नहीं चलता। यदि चलता है तो नहीं चलना चाहिए। विकास की आर्थिक संकल्पना को छोड़ना चाहिए। पश्चिम ने इसे माना है और उसके प्रभाव से विश्व के सभी देशों ने इसे स्वीकार किया है। भारत को इसे छोड़ने का साहस दिखाना चाहिए। भारत को आग्रहपूर्वक कहना चाहिए कि विकास की संकल्पना सांस्कृतिक होती है, आर्थिक नहीं। अपने लिए तो भारत ने इसको स्वीकार कर ही लेना चाहिए। पश्चिम ने अनेक श्रेष्ठ बातों को तो अर्थ के अधीन बना दिया, परंतु अर्थ को केवल पैसे में अर्थात द्रव्य में सीमित कर दिया। सारी बातें सिक्कों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जीवन की निर्जीवता की ओर ले जाती है और व्यवहारों और विचारों को यांत्रिक बना देती है। भारत को सिक्कों का मानक बदलने की आवश्यकता है। भारत के अर्थ को बहुत व्यापक अर्थ दिया है, उसे पुरुषार्थ माना है। व्यक्ति को समर्थ बनाकर अर्थार्जन करना चाहिए, ऐसा भी प्रतिपादन किया है। समृद्धि
संपत्ति, वैभव आदि की आकांक्षा की है। लक्ष्मी को देवता माना है, माता माना है, उसकी पूजा का विधान भी बनाया है, स्तुति भी की है। अतः यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि अर्थनिरपेक्ष होना निर्धन होना नहीं है। अर्थनिरपेक्ष होकर भी वैभव संपन्न हुआ जाता है, यह इतिहास ने सिद्ध कर दिया है। भारत ने अर्थ को धर्म के नियमन में रखने का काम किया है, पश्चिम ठीक इससे विपरीत किया है। पश्चिम की इस उल्टी दिशा को सही करने का महत्व कार्य भारत को करना है। नंबर 4, श्रम प्रतिष्ठा। भारत आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध देश रहा है। इसका एक कारण श्रम प्रतिष्ठा है। श्रम प्रविक रूप से शारीरिक मेहनत को कहा जाता है, पर्याय से मानसिक और बौद्धिक श्रम भी होता है, परंतु उसका मूल अर्थ शारीरिक मेहनत ही है। श्रम व्यायाम नहीं है। श्रम से व्यायाम होता अवश्य है, परंतु श्रम और व्यायाम एक नहीं है। व्यायाम शरीर को कसने के लिए, सुडौल और सुदृढ़ बनाने के लिए तथा बलवान बनाने के लिए किया जाता है। श्रम किसी न किसी काम के लिए किया जाता है। श्रम से शरीर थकता है, कष्ट का अनुभव भी करता है, क्षीण भी होता है, श्रम से पसीना निकलता है। इस थकान, कष्ट, क्षरण आदि की भरपाई हेतु आहार और आराम का प्रावधान किया जाता है, परंतु श्रम मजदूरी नहीं है। स्वेच्छापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर जो मेहनत की जाती है वह श्रम है। विवशता से, दूसरों के आदेश से, अनिच्छा से जो किया जाता है वह मजदूरी है। प्रतिष्ठा श्रम की होती है, मजदूर की नहीं। श्रम की प्रतिष्ठा का अर्थ है कि यह प्रथम स्पष्ट करना चाहिए, श्रम करने वालों को अच्छा वेतन देना प्रतिष्ठा करना नहीं है। श्रम करने वालों को नीचा नहीं मानना, कुछ मात्रा में श्रम की प्रतिष्ठा करना है, परंतु स्वयं गौरवपूर्वक श्रम करना श्रम की प्रतिष्ठा करना है। श्रम करने में आनंद का अनुभव करना श्रम प्रतिष्ठा है। आज इसके सामने संकट खड़ा हुआ है। हमें काम करना अच्छा नहीं लगता, काम करना अच्छा नहीं माना जाता, काम करने वाला नीचा माना जाता है, काम करने वाले से नहीं करने वाला श्रेष्ठ माना जाता है, दूसरे से काम करवाने वाला उससे श्रेष्ठ माना जाता है, दूसरों से काम करवाने वाले को मैनेजर कहा जाता है। मैनेज करना प्रबंध या व्यवस्था करना है। कोई भी काम, कार्यक्रम, उपक्रम की व्यवस्था करने की को मैनेज करना और व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को मैनेजर कहा जाता है। आज व्यवस्था करने वाला ही बड़ा हो गया है, प्रत्यक्ष काम करने वाला छोटा। आज अब मनुष्यों का भी प्रबंधन होता है, मनुष्य भी एक संसाधन बन गया है। शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है। मैनेजमेंट का शास्त्र बना है, उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है और विश्वविद्यालय के स्तर से प्रबंधन संस्थान बने हैं। श्रम नहीं करने की प्रतिष्ठा के ये प्रतीक हैं। यह अत्यंत घातक स्थिति है, परंतु इस घातक स्थिति तक पहुंचने के भी कई कारण हैं। भारत के संदर्भ में इन कारणों का विशेष महत्व है। यूरोप के लोग जब विश्व के अन्य देशों में पहुंचे तब उन्होंने अनेक प्रकार से विनाश किया। वे अमेरिका पहुंचे, वहां की विशाल भूमि पर खेती करने के लिए और अन्य कामों के लिए वे अफ्रीका के लोगों को पकड़ कर लाए, उन्हें गुलाम बनाया और उनसे मजदूरी करवाई। यह काम नहीं करने का है और करवाने का एक उदाहरण है। ब्रिटिश भारत में आए तब उन्होंने भी यहाँ वैसे ही सितम गुजारे, लोगों के उत्पादक उद्योग नष्ट कर दिए, स्वयं हथिया लिए और सारे कारीगरों को मजदूर बनाया। मालिक थे वे नौकर बन गए। मालिकों को मजदूर बनाकर उनसे काम करवाने के लिए उन्होंने भयंकर अत्याचार किए, गाली प्रदान, कोड़ों की मार, अधिक काम करने की सख्ती, नियत समय में काम ना कर पाने पर पुनः मार, अल्पतम वेतन, सभी प्रकार से अपमान आदि के कारण कारीगरों का मन टूट गया। काम करने वाले दास नीच गए बीते और काम करवाने वाले ऊंचे, श्रेष्ठ, साहिब, ऐसा समीकरण जहन में उतर गया। वह इतना गहरा था कि 200 वर्षों के कालखंड में वह चित्त का एक संस्कार बना हुआ है। शिक्षा व्यवस्था ने इस संस्कार को और गहरा बनाया। व्हाइट कॉलर जॉब नामक एक और प्रतिष्ठित संकल्पना का प्रचलन हो गया, जिसमें कपड़े मैले नहीं होते, कपड़ों की प्रेस खराब नहीं होती, काम करते समय पसीना नहीं आता, शारीरिक कष्ट का अनुभव नहीं होता, जिसमें केवल बोलना, लिखना और विचार करना है। वह व्हाइट कॉलर जॉब है। पसीना बहाने वाला और कपड़े गंदे नहीं होने देने वाला दोनों ही नौकर हैं, गुलाम ही हैं, परंतु शारीरिक श्रम करने वाला नीचा है, वाचिक और बौद्धिक श्रम करने वाला ऊंचा है। ऐसा समीकरण बन गया है। इससे भी श्रम की प्रतिष्ठा नहीं रही, वह हेय कार्य माना जाने लगा है। परिणाम स्वरूप आज भी काम करने वाला और काम करवाने वाला, ऐसे दो भागों में अर्थार्जन का क्षेत्र बंट गया है। काम के साथ आनंद,
कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, मौलिकता, उत्कृष्टता, उत्पादन का गौरव, कुछ करने की संतुष्टि, दूसरों के लिए उपयोगी होने का आत्मसंतोष आदि जो श्रेष्ठ गुण जुड़े थे उनका लोप होकर उनका स्थान अनिच्छा, यांत्रिकता, विवशता, गौरवहीनता के भाव ने ले लिया है। इस स्थिति को बदलकर भारत को भारत होना है। हमें स्मरण में लाना चाहिए कि अनाज के, वस्त्र के, लोहे के उत्पादन में, कागज, सीमेंट, बर्फ आदि बनाने में, खेती के सुधारी काम में, लोहा पिघलाने के औजार बनाने में, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों की खोज करने में भारत ने जो उत्कृष्टता प्राप्त की थी वह विक्रमी ही थी। आज भी उस विश्व विक्रम तक कोई नहीं पहुंच पाया है। यह सब श्रम युक्त काम करने के लिए परिणाम स्वरूप ही था। इसलिए आज भी भारतीयों को शारीरिक श्रम युक्त काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। काम करने की शिक्षा घर और विद्यालय दोनों स्थान पर मिलनी चाहिए। मनुष्य के दैनंदिन जीवन में श्रम का पर्याय रूप यंत्रों ने जो स्थान प्राप्त किया है वह उसे विस्थापित कर देना चाहिए। उत्पादक श्रम को गौरव प्रदान करना चाहिए। घर में बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा करना, अन्य साफ सफाई करना, अनाज पीसना, चटनी पीसना, छाछ बनाना, कूटना, छानना, भोजन बनाना आदि असंख्य काम होते हैं। बिस्तर लगाना और समेटना, छोटी मोटी दुरुस्ती करना, बिजली, पानी आदि की व्यवस्थाओं को ठीक करना, कपड़े सीना आदि काम होते हैं। पैदल चलना अथवा साइकिल सवारी करना, बगीचे में काम करना, रास्तों की सफाई करना, विद्यालयों में भी साफ सफाई करना, शैक्षिक साधन सामग्री का निर्माण करना, ईंटें बनाना, मैदान की सफाई करना, बगीचे में काम करना आदि अनेक काम हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को श्रम आधारित उद्योग प्रधान बनाना यह मुख्य काम है। अर्थव्यवस्था से यंत्र हट जाने पर अनेक समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। यंत्रों और तंत्र ज्ञान का विवेकपूर्वक उपयोग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यंत्रों का निषेध नहीं करना चाहिए, उन्हें मनुष्यों का सहायक बनना चाहिए। मनुष्य का पर्याय नहीं। श्रम करने पर जो शरीर स्वस्थ, मनोस्वस्थ, निर्माणक्षम, बुद्धि, कारीगरी की कुशलता, सृजनशीलता आदि प्राप्त होते हैं वे और किसी भी उपाय से नहीं होते। इनका जो अनुभव करता है वही समझ सकता है। इतने मूल्यवान तत्व को हमने कचरे के भाव में फेंक दिया है। ऐसी बुद्धि पर तरस खाकर हमें इसे ठीक करने की आवश्यकता है। नंबर 5, ग्रामीणीकरण। भारत माता ग्रामवासिनी है। भारत की लक्ष्मी ग्राम लक्ष्मी है, अर्थात भारत की समृद्धि गांव पर आधारित है। गांव का जितना विकास होगा और उनकी जितनी अधिक प्रतिष्ठा होगी उतना ही भारत का वैभव बढ़ेगा। इसीलिए भारत को भारत होना है तो गांव को विकास करना चाहिए। इसके विपरीत आज ग्रामों का नगरीकरण करने का अभियान चला है। नगरों को विकास, सुविधा, अवसर, शिक्षा, आधुनिकता आदि का प्रतीक मानकर यह सब ग्रामों को भी उपलब्ध करवाने की उदारता दिखाई देती है। यह भारत का ही नगरीकरण करना है। भारत के नगरीकरण के लिए पश्चिम जितना जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार भारत का शासन भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की स्वतंत्रोत्तर रचना कैसी होगी इसका चिंतन और प्रयोग हुए थे। स्वयं महात्मा गांधी भारत की ग्राम केंद्रीय व्यवस्था के पक्षधर थे। वे ग्राम केंद्रीय प्रतिमान विकसित करने में भी सक्रिय थे, परंतु जवाहरलाल नेहरू भारत के पश्चिमीकरण के पक्षधर थे। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी नहीं रहे और उनका प्रतिमान भी ध्वस्त हो गया। नेहरू का पश्चिमी प्रतिमान ही कार्यान्वित हुआ। आज पश्चिमीकरण के दुष्परिणाम पश्चिम स्वयं भुगत रहा है। भारत तो विशेष रूप से भुगत रहा है क्योंकि यह प्रतिमान भारत के स्वभाव, भारत की व्यवस्थाओं और परंपरा के विरुद्ध है। भारत के नगरीकरण के प्रयासों ने अनेक संकटों के साथ साथ अंतर्विरोध को भी जन्म दिया है। इतना अस्वाभाविक होने के कारण नगरीकरण के स्थान पर अब ग्रामीणीकरण की ओर जाने की आवश्यकता है। ग्राम विकास यह महत्वपूर्ण उपक्रम बनाने की आवश्यकता है। गांव के साथ पिछड़ापन, गंदगी, सुविधाओं का अभाव, उच्च शिक्षा के अवसरों का अभाव, विकास का अभाव आदि बातें जुड़ गई हैं। इन बातों में कोई वास्तविक तथ्य नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसे सुलझाने के उपाय भी मनोवैज्ञानिक होने चाहिए। गांव क्या है? गांव के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक पक्ष होते हैं।
परंतु गांव की परिभाषा अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दी जा सकती है। जिस प्रकार ईश्वर प्रदत्त अनेक क्षमताओं के संदर्भ में व्यक्ति इकाई है, समाज व्यवस्था के संदर्भ में परिवार इकाई है, राजनीति, भूगोल, कानून आदि के संदर्भ में राज्य इकाई है, राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है, उस प्रकार गांव आर्थिक इकाई है। आर्थिक इकाई से तात्पर्य यह है कि गांव आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी और स्वयंपूर्ण है। अत्यंत अल्प मात्रा में कोई भी वस्तु दूसरे गांव से आती है, आवश्यक है। ऐसी सभी बातों को सुलभ बनाना, प्राप्त कर लेने की व्यवस्था करना गांव का प्रमुख लक्ष्य है। उद्योग केंद्री होना, उत्पादक होना, उत्पादन की विपुलता संभव बनाना गांव के लिए स्वाभाविक है। इस दृष्टि से अर्थार्जन केंद्रवर्ती विषय बनता है। जीवन की धारणा के लिए आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो, यह प्रथम आवश्यकता है। इस उत्पादन से संबंधित उद्योगों को करने वाला परिवार गांव में हो, यह दूसरी आवश्यकता है। यदि ऐसा कोई परिवार गांव में नहीं है तो उसे प्रयत्नपूर्वक बाहर से बुलाकर बसाना चाहिए। अच्छी तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इस प्रकार से उद्योगों की रचना करना तीसरी आवश्यकता है। भारत की परंपरा में कृषि केंद्रवर्ती उद्योग माना गया है, क्योंकि अन्न के साथ साथ अन्य अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति खेती से होती है। खेती के लिए आवश्यक साधनों और व्यवस्थाओं की पूर्ति हेतु अन्य उद्योग चलाए जाते हैं। यह उद्योग ग्रामजनों की अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। अर्थोत्पादन प्रमुख विषय होने के कारण ग्राम देवता भी उद्योग के साथ जुड़ी रहती है और उसकी पूजा विभिन्न उत्पादों से होती है। इस ग्राम देवता की कृपा से भौतिक समृद्धि के जनक गांव कभी दरिद्र नहीं होते। गांव को दरिद्र और पिछड़ा कहने वाले व्यक्ति वास्तव में अज्ञानी और समझदारी के अभाव वाला होना चाहिए। बिजली, पेट्रोल या अन्य ऊर्जा से चलने वाले यंत्र गांव के शत्रु हैं। इन शत्रुओं के आक्रमण के कारण ही आज गांव छिन्न विच्छिन्न हो गए हैं और भारत दरिद्र और बेरोजगार, काम करने वाले की वृत्ति के नहीं परंतु काम करने के अवसर और शिक्षा के अभाव ने भारतीयों को बेरोजगार और निठल्ला बना दिया है। शारीरिक और मानसिक अस्वास्थ्य का भी इसका आनुषंगिक परिणाम है। गांव के अर्थोत्पादन से जुड़े किसी भी परिवार को बिना काम के रहने का अधिकार नहीं है। हरेक को अपना नियत काम करना ही है। साथ ही किसी को भी काम के अवसर से वंचित भी नहीं किया जाता। हरेक को काम मिलता ही है। किसी को किसी का काम छीन लेने का भी अधिकार नहीं है। अर्थोत्पादन नहीं है ऐसे भी बहुत कम गांव में होते हैं। उदाहरण के लिए पुरोहित, शिक्षक, वैद्य, न्यायाधीश आदि का काम अर्थोत्पादक नहीं होता परंतु आवश्यक होता है। इन कामों को करने वाला का पोषण तो गांव करता है परंतु इनकी संख्या बहुत कम होती है। हर किसी को यह काम करने नहीं दिया जाता है। सब कुछ नियोजित रहता है। गांव में पशु, पक्षी, प्राणी, पंच महाभूतों आदि की चिंता की जाती है। गांव परिवार भावना से रहता है। गांव की संस्कृति पक्ष बहुत सुदृढ़ होता है। गांव की व्यवस्था आज तो सर्वथा छिन्न भिन्न हो गई है। गांव को नगरों के जैसा बनाने के आग्रह में वे ना तो गांव ही रह पाते हैं और ना ही नगर बन पाते हैं। अर्थोत्पादन का काम नगरों में हो रहा है, नगरों में भी वह केंद्रीकृत हो गया है, यंत्रों के आधार पर हो रहा है। गांव से लोग अर्थार्जन हेतु नगरों में जा रहे हैं, इसीलिए विस्थापित हो रहे हैं। नगरों की व्यवस्था में अर्थार्जन हेतु जो शिक्षा चाहिए वह भी नगरों में ही मिलती है। अतः गांव का तो अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। गांव की स्थिति ठीक करने हेतु भारत की अर्थोत्पादन की व्यवस्था ही मूल से बदलनी होगी। पश्चिम का अनाड़ीपन अब तो हमारी समझ में आना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था का सम्यक अध्ययन कर आज की विश्व स्थिति का संदर्भ समझकर भारत के लोगों की मानसिकता और क्षमताओं को पहचान कर नए से अर्थतंत्र को बिठाना चाहिए। वर्तमान में तो गांव को लेकर कोई व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था तो नगरों को लेकर भी नहीं है। इसी प्रकार से विचार करें तो शिक्षा, समाज जीवन, न्याय, कानून आदि किसी की भी व्यवस्था नहीं है, सारी अनव्यवस्था ही है। इसका कारण यह है कि हम एक सर्वदा पराये तंत्र को अपने आप पर थोप लिया है। अपना भी ठीक नहीं हो रहा है और पराया भी ठीक नहीं बैठ रहा है। अपने तंत्र को ठीक करने के लिए हम गांव को परिभाषित करते हुए भारत का ग्रामीणीकरण करना चाहिए। यह कार्य असंभव सा लगता है परंतु असंभव है नहीं, होगा नहीं। यह कहने के स्थान पर कैसे होगा इसका विचार करने के लिए असंभव लगने वाले काम होते हैं। नंबर 6, यंत्रवाद से मुक्ति। यंत्र जड़ता का प्रतीक है, जो जड़ को ही प्रमुख मानते हैं और चेतन को जड़ से उत्पन्न हुआ मानते हैं।
वे यंत्र को प्रतिष्ठा देते हैं। ऐसे लोग जीवन में यंत्रवाद का समर्थन करते हैं। पश्चिम ऐसा है, भारत ऐसा नहीं है। यंत्र साधन है, काम करने का साधन है। काम करने वाला उसे अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है। यंत्र को जैसा रखें वैसा रहता है। यंत्र स्वयं निर्णय नहीं करता, उसे विवेक नहीं होता। लकड़ी काटने वाला यंत्र लकड़ी के स्थान पर हाथ आ गया तो भी काटता है। उसने क्या काटा उसकी उसे जानकारी नहीं होती, परवाह भी नहीं होती कि नहीं काटना था, वह काट दिया या उससे कट गया, उसका पश्चाताप भी नहीं होता। ऐसे यंत्र को प्रतिष्ठा देना यंत्रवाद है। इसी की तर्ज पर मनुष्य समाज की रचनाएं बनाना यंत्रवाद है। केवल शुष्क तर्कों के आधार पर स्थितियों को समझना या बनाना यंत्रवाद है। मनुष्य की वृत्तियां तर्क से ही नहीं चलती। मनुष्य की प्रवृत्तियां केवल शरीर से ही नहीं चलती। उन्हें यंत्र के नियम लागू करना यंत्रवाद है। यंत्र साधन है, मनुष्य को भी साधन मानना यंत्रवाद है। मनुष्य को व्यवस्था का साधन मानना यंत्रवाद है। रचनाओं और व्यवस्थाओं को मनुष्य निरपेक्ष बनाना यंत्रवाद है। 2 पीढ़ियों पूर्व भारतीय मानस पर पश्चिम पर यंत्र संस्कृति का प्रभाव कम था। तब यंत्र से मनुष्य का महत्व अधिक था। यंत्र से बनी रोटी के स्थान पर हाथ से बनी रोटी अधिक अच्छी लगती थी। हाथ से बुने स्वेटर, हाथ से कढ़ाई की हुई चादर, हाथ से बनाया हुआ चित्र, हाथ से बनी हुई कारीगरी की वस्तु अधिक मूल्यवान मानी जाती थी। इसका कारण यह था कि इनकी बनने की प्रक्रिया में मनोभाव भी समाये हुए थे। बनने की प्रक्रिया जिंदा थी, यंत्र के समान मृत नहीं। यह जीवित व्यक्ति का काम होता था। मनुष्य जब निर्मित करता है तब निर्मित वस्तुओं में एक रूपता नहीं होती, हर वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न होती थी। यह बनाने वाला भी कुशलता के साथ साथ मौलिकता और कल्पनाशीलता का परिणाम था। यंत्र से वस्तु जल्दी बनती है, विपुल मात्रा में उत्पादन होता है, परंतु उसमें सृजनशीलता, मौलिकता, कल्पनाशीलता, संवेदना, मनोभाव जैसे मानवीय गुणों का अभाव रहता है। भारत का मानस इसे पसंद नहीं करता। निर्जीवता सुख नहीं देती, सजीवता चाहिए। रोटी में गेहूं का स्वाद होता है, जिसमें गेहूं उगा उस मिट्टी का स्वाद होता है। उसे उगाने में किसान ने जो मेहनत की उसका भी स्वाद होता है, और रोटी बनाने वाले हाथ का भी स्वाद होता है। गेहूं के बीज से रोटी बनने तक की प्रक्रिया में जब मनुष्य मुख्य होता है तब खाने वाले को बनाने वाले हाथ के, किसान के और मिट्टी के स्वाद का पता चलता है। यंत्र में यह सब नदारद है, मनुष्य ही नदारद है। मनुष्य यंत्रवाद बन जाए इसमें क्या आश्चर्य है। यंत्र और यंत्रवाद में अंतर है। मनुष्य ने जमीन जोतने के लिए, कपड़ा बुनने के लिए, सूत काटने के लिए, सामान ढोने के लिए यंत्र बनाए। कुछ काम तो बिना यंत्र के संभव ही नहीं थे। उदाहरण के लिए जमीन जोतना या वस्त्र बुनना बिना हल या बिना करके के नहीं हो सकता। अतः यंत्र तो बड़े उपयोगी और सहायक हैं, परंतु वे जब मनुष्य और पशु से काम करते थे तब वे मनुष्य और पशु की प्राण ऊर्जा से चलते थे। यंत्रवाद के तहत यंत्र प्राण ऊर्जा से नहीं अपितु विद्युत, पेट्रोल, अणु की ऊर्जा से चलते हैं। यंत्र और यंत्रवाद में यही अंतर है। हमें यंत्र चाहिए, यंत्रवाद नहीं। यंत्रवाद में प्राण तत्व के कारण आने वाला जिंदापन ही गायब हो जाता है। जगत को जड़ मानने की दृष्टि का यह परिणाम है। जब मनुष्य का पशु की प्राण ऊर्जा से कामकाज होता है तब वह काम की गति प्राकृतिक रहती है। जब अन्य ऊर्जा का प्रयोग होता है तब गति बढ़ जाती है। बढ़ी हुई गति अप्राकृतिक होती है। मनुष्य या कोई भी जिंदा प्राणी इस गति के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। उसके शरीर स्वास्थ्य और मनोस्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए जब मसाले हाथ से कूटे जाते हैं या छाछ हाथ से बिलोई जाती है तब उसकी गति प्राकृतिक होती है, परंतु यंत्र से काम होता है तब गति अत्यंत तेज हो जाती है। केवल भौतिक दृष्टि से देखें तो भी बढ़ी हुई गति से जो गर्मी पैदा होती है उसमें मसालों का सत्व ही जल जाता है। निसत्व मसाले शरीर को पोषण नहीं दे सकते। भोजन से शरीर और प्राण दोनों का पोषण होता है, परंतु सत्वहीन पदार्थों से शरीर और प्राण दोनों दुर्बल हो जाते हैं। आज मनुष्य को गति और विपुलता का अदम्य आकर्षण हो गया है। दिन प्रतिदिन अधिक तेज गति से भागने वाले वाहन बनाने की चाह हो रहे हैं। कोई भी काम शीघ्र हो जाए इसकी पैरवी हो रही है, परंतु इससे उसकी स्थिरता और शांति का नाश हुआ है। विवेक, सृजनशीलता और बुद्धि की विशालता का नाश हुआ है। उत्तेजनाएं बढ़ गई हैं जो कि उसके दैनंदिन व्यवहार में प्रकट होती हैं।
अब मनुष्य के पास इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं है कि वह कोई काम क्यों जल्दी करना चाहता है या क्यों कहीं भी जल्द पहुंचना चाहता है। मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व का और समस्त प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने वाला प्राण के अलावा अन्य ऊर्जा से चलने वाले यंत्रों के आविष्कारों और प्रयोगों के पीछे मनुष्य की बुद्धि नहीं अपितु असंतुष्ट और अशांत मनोवृत्ति प्रेरक तत्व है। विज्ञान की शक्ति भी इस मनोवृत्ति का गुलाम बनी हुई है। आज जिन वैज्ञानिक उपलब्धियों के गुणगान किए जाते हैं वे सब मनुष्य की मनोवृत्तियों के दास बने हुए हैं। दोष विज्ञान का नहीं मनोवृत्ति का है। किसी भी यंत्र का आविष्कार करने से पूर्व यदि किसी ने आविष्कार कर ही दिया है तो करने के बाद मनुष्य पर, मनुष्य समाज पर और प्रकृति पर इसके क्या परिणाम होंगे, इसका साधक बाधक विचार करने के बाद ही उसका प्रयोग की अनुमति देने का या नहीं देने का प्रचलन भारत में था। भारत यदि प्रभावी होता तो प्लास्टिक को अनुमति नहीं मिलती, पेट्रोल को तो कदापि नहीं मिलती, परंतु पश्चिम प्रभावी था इसीलिए मिली और जगत संकटों से घिर गया। मनुष्य ने अब मनुष्य के विरुद्ध यंत्रों का प्रयोग शुरू किया है। बड़े बड़े यंत्रों वाले सर्व प्रकार का काम करने वाले यंत्रों वाले बड़े बड़े कारखाने स्थापित कर उत्पादन का केंद्रीकरण कर मनुष्यों को बेरोजगार बना दिया है। मजदूरी करने हेतु विवश बनाकर मनुष्य के स्वाभिमान और स्वतंत्रता का नाश कर दिया है। असंख्य मनुष्य भूखमरी से मर रहे हैं। जीव जंतु और प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। इधर खरबोपतियों की सूचियां बन रही हैं, उनमें नाम दर्ज करवाने वालों की लालसा बढ़ गई है। खरबोपतियों की सूची में एक नाम बढ़ता है तो उसके सामने गुलाम बनने वालों और भूख से मरने वालों की संख्या में 10,000 की वृद्धि होती है। यह तो सादे तर्क से समझ में आने वाली बात है। जो इसे विकास की संज्ञा देता है उसकी तो बुद्धि ही बलिहारी है। प्राण शक्ति के अलावा और ऊर्जाओं के उपयोग का प्रचलन बढ़ाने वालों ने पर्यावरण का नाश कर दिया है। नाश की प्रक्रिया तो अब भी चल ही रही है। आणविक ऊर्जा के बाद अब सौर ऊर्जा की भी बात हो रही है, परंतु गलत दिशा पकड़ने की गति और प्रक्रिया बढ़ने से तो विनाश ही तेजी से होने वाला है। इसीलिए दिशा बदलने की आवश्यकता है। दिशा बदलने का अर्थ है अर्धव्रत करना, अर्थात पीछे मुड़ना, अर्थात वापस लौटना। वापस लौटने को अनेक लोग अपना पराजय मानते हैं। वापस लौटने को समय की गति के साथ जोड़कर बीता हुआ समय वापस नहीं आता कहकर समय के साथ आगे बढ़ने को ही सही मानते हैं, परंतु यह कुतर्क है। गलत मार्ग पर जा रहे हो तो वापस लौटकर सही मार्ग पर चलना शुरू करने में पराजय नहीं है, समझदारी है। अपराध का पश्चाताप होना और उसके परिमार्जन हेतु प्रायश्चित करना बुरा नहीं है। इसी प्रकार गति और दिशा दोनों को ठीक करना बुद्धिमानी है। शरीर भी एक यंत्र है, धर्म साधना हेतु यह यंत्र है, ऐसा कहकर उसकी संभाल करने वाला परंतु उसकी आसक्ति से बेचने वाला भारत यंत्र का विरोधी नहीं है, यंत्रवाद का विरोधी है। मनुष्य की श्रेष्ठता को उस पर स्थापित कर प्रकृति की सुरक्षा और संतुलन हेतु उसे सक्षम बनाना ही यंत्रवाद के विरोध का आशय है। ऐसा कहने और करने का साहस भारत ही कर सकता है, पश्चिम नहीं। ऐसा करने के लिए जो धैर्य और मनोबल चाहिए वह पश्चिम में नहीं है। वर्तमान समय में तो भारत को भी यह जुटाना ही है, परंतु भारत ऐसा करे ऐसी सबकी अपेक्षा है। इति शुभम।